हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही है उसका पहला, दूसरा और तीसरा लेसन क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ा दिया गया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हल करा दिए गए हैं। तो आज हम आपका जो चौथा लेसन है वो चलने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे लेसन को, यानी कि तुगलक काल की शुरुआत। तो हम लोग इस पर चलते हैं दोस्तों। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है, आपका जो चौथा लेसन है वो है तुगलक काल की, मतलब तुगलक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे तुगलक काल की शुरुआत कैसे होती है, कब से कब तक इनका वर्ष, पहले इनके डेट को देख लेते हैं। जो तुगलक काल चलता है ये 1320 ईस्वी से लेके 1412 ईस्वी तक चलता है दोस्तों। तो आपको डेट को याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने, आपको बता दें कि हम लोगों ने लेसन 3 को पढ़ा था। तो लेसन 3 को हम लोगों ने लेसन 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, यानी कि खिलजी वंश के बारे में। तो हम लोगों ने खिलजी वंश को पढ़ा था। तो मैंने, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, खिलजी वंश, उसके बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन प्रारंभ होता है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि खिलजी वंश के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा, उसके संस्थापक के बारे में पढ़ा, फिर उसमें सारी डिटेल हम लोगों ने जाना। और उसके बाद हम लोगों ने हमने आपसे कहा था ना कि हम लोग एक एक वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रारंभिक तुर्क वंश में पढ़ा गुलाम वंश को, फिर गुलाम वंश के बाद आ जाते हैं खिलजी वंश को पढ़ा हम लोगों ने, फिर अब बात आती है तुगलक वंश के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक एक करके वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है खिलजी वंश, यानी कि जब हम लोगों ने खिलजी वंश को पढ़ लिया था, उसके बाद अब नेक्स्ट दिल्ली में किसकी सत्ता होती है, दिल्ली में किसकी सत्ता होती है, तुगलक वंश के बारे में। तो हम लोग देखते हैं, खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगल वंश का क्या होता है, शासन स्थापित हो जाता है। किसके बाद, इनके बाद फिर नंबर इन्हीं का आता है, यानी कि दिल्ली में खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन क्या होता है, स्थापित हो जाता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं, तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया था। यहाँ ये देखना है कि जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार पूरा दक्षिण के क्षेत्रों तक में क्या किया था, कर दिया था। फिर आपको वो देखना है, इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के लिए क्या क्या किया, आपको ये भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें विस्तार के लिए साथ साथ, हाँ एक बात इसमें ये पॉइंट है कि जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के साथ साथ उन्होंने प्रजा के कार्य, मतलब प्रजा के हित पर भी ध्यान दिया। प्रजा के हित में जो कार्य उन्होंने किया वो भी उल्लेखनीय है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी आती है दोस्तों कि तुगलक वंश में जब जो शासक थे, यानी कि जो सुल्तान थे, उन्होंने जो भी मतलब ऐसा जो भी कार्य चलाया, जो भी योजना चलाई, उनकी योजनाएं असफल हो गई। क्यों असफल हो गई, हम लोग उस रीजन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग तुगलक वंश को प्रारंभ करते हैं, स्टार्टिंग देखते हैं कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। तो आपको यहाँ पे खिलजी वंश के संस्थापक को भी याद रखना है और गुलाम वंश के भी संस्थापक को याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ क्या किया, प्रजा के हित के कार्यों, जैसे सड़क हो गए, पुल हो गए, नहर हो गए, चिकित्सालय हो गए, ठीक है। उन्होंने प्रजा के हित के लिए ऐसे बहुत से कार्य किए, जिससे उनके लिए उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था की, सड़क की व्यवस्था की, चिकित्सालय की व्यवस्था की। उन्होंने ना जाने ऐसे बहुत से कार्य किए थे जो प्रजा के हित में थे। कौन किया था, तुगलक वंश के शासकों ने। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब इसमें पॉइंट ये आती है दोस्तों कि अब तो हम लोग खिलजी वंश को पढ़े हैं, अब तुगलक वंश का प्रारंभ होता है दिल्ली में। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। तो आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, यहाँ पे याद रखना है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। यहाँ पे ये कौन है, ये क्या है, ये संस्थापक है, ठीक है। ये संस्थापक है किसके, तुगलक काल के, यानी तुगलक वंश के ये संस्थापक माने जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो शासनकाल रहा वो 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक,
ठीक है, कितना 1320 और 1325 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होती है स्टार्टिंग से ही कि तुगलक वंश की, आप लोगों ने खिलजी वंश को संस्थापक को तो जाना था, अभी आपको यहाँ ये समझ रहा है कि जो तुगलक वंश के संस्थापक थे वो कौन थे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया है कि तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, अगर आपको तुगलक वंश के या खिलजी वंश के या गुलाम वंश के संस्थापक को याद रखना है, उनके डेट्स को याद रखना है, तो आपको एक चार्ट बना लेना है। जैसे कि आप एक चार्ट बनाओ और स्टार्टिंग में लिख दो प्रारंभिक तुर्क वंश यानी गुलाम वंश, फिर गुलाम वंश के ऐसे स्टाफ बाय स्टाफ उसमें शासक के नाम लिखते चले आओ और साइड में उनके डेट को भी, फिर एक चार्ट बना लो इस हिसाब से और उस चार्ट को अपने स्टडी रूम में जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पे उसे लगा दो। फिर ऐसे आप अगर रेगुलर उसे देखते रहते हो, मॉर्निंग के वक्त अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपको वो बेहद आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप जो कहते हो कि मैं इन सबको शासक के नाम को कैसे याद रख पाऊँ, उनके डेट को कैसे याद रख पाऊँ। तो यही एक तरीका है, आप ऐसे आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और अच्छे से आप उसे समझ भी पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया कि तुगलक काल जो कि 1320 से 1412 ईस्वी तक चलता है, इनका शासनकाल पूरा प्रारंभ से लेकर अंत तक तुगलक काल की बात हो रही है। अब ये देखते हैं कि तुगलक काल में कौन आता है। तो तुगलक काल के जो संस्थापक होते हैं प्रारंभ में ही वो होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल चलता है वो कब से कब तक, वो चलता है 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक। ठीक, आप तो समझ गए। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके शासनकाल को जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जो तुगलक काल के क्या थे, संस्थापक थे। अब हम लोग ये देखने हैं कि तुगलक वंश का प्रथम जो शासक था वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक ही था। फिर क्या हुआ, इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति क्या की, अपनाई। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी, ये कौन थे, खिलजी वंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी। तो उन्होंने कठोरता की नीति आपको अपनाई थी, मैंने आपको बताया था, उन्होंने कठोरता की नीति को अपनाया था। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गयासुद्दीन, जब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है तो तुगलक वंश में जो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक माने जाते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब ये गद्दी पर बैठे तो क्या हुआ, जब ये दिल्ली के तख्त पर बैठे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आपको वो समझना है। सबसे पहले इन्होंने क्या कार्य किया, इनका जो कार्य रहा, इन्होंने नीति में परिवर्तन किया। और नीति में क्या परिवर्तन किया, इन्होंने सबसे पहले क्या, उदारता, इसको ध्यान रखिएगा, उदारता। ठीक है, यानी कि जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, दिल्ली की सत्ता पर बैठते हैं, वैसे ही सबसे पहले अपने नीति कार्यों में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। कौन, गयासुद्दीन अपने नीति कार्य में परिवर्तन करते हैं और क्या करते हैं, ये उदारता की नीति को अपनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे उदारता का मतलब ये हुआ यानी कि दया, यानी कि दयालुता, यानी कि दया की भावना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यानी कि दया भूलना मत, यानी कि दया की क्या, भावना। तो सबसे पहले जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो सबसे पहले नीति ही परिवर्तन करते हैं और नीति परिवर्तन में सबसे पहले क्या करते हैं, ये उदारता की नीति का पालन करते हैं, यानी कि दया की भावना रखते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, हम वो समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया, उदारता की नीति को अपनाई और इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर में भी क्या किया, छूट किया, यानी कर को भी कम कर दिया इन्होंने। फिर दूसरा काम क्या किया, ये तो नीति अपनाई पहली बार, और फिर जो इनका दूसरा कार्य रहा वो ये रहा क्या, हाँ, ये ध्यान देना। ठीक है, प्रजा के जो असंतोष थे उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कर था इसमें क्या किया, कर को कम कर दिया। ये इनका दूसरा कार्य था। जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं सबसे पहले नीति परिवर्तन में करते हैं उदारता की नीति, यानी कि जो जलाउद्दीन ने कठोरता की नीति को अपनाया था, इन्होंने अपने शासनकाल में कठोरता की नीति को ना अपना करके इन्होंने उदारता की नीति को अपनाया। फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरा कार्य क्या किया, दूसरा कार्य इनका ये रहा कि इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए, यानी कि प्रजा जो सोचती है कि हमारे जो राजा हैं
हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, यानी कि प्रजा उनके ऊपर क्या करती है, आक्रोश, यानी कि अपने आक्रोश की भावना उनके ऊपर डालती है ना राजा के ऊपर, कि हाँ मतलब आप गद्दी पर बैठे हो, तुम प्रजा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रजा में असंतोष को कम करने के लिए इन्होंने उस टाइम जो भी कर लगे थे उस कर में छूट किया, यानी कि कर को कम कर दिया। ये तो उनका दूसरा कार्य था। अब ये देखना है उसके बाद क्या करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कर को भी कम कर दिया और साथ ही साथ कृषि को भी इन्होंने तीसरा काम क्या किया, इन्होंने जो कृषि उस टाइम की व्यवस्था थी, कृषि को उस टाइम इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन प्रदान किया। आपको ये देखना है, ये इनका तीसरा कार्य रहा जब ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, कृषि को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। ठीक दोस्तों, तो आपको इनके कार्य को भी ध्यान में रखना है। नीति परिवर्तन करते हैं सबसे पहले, फिर दूसरा इन्होंने प्रजा को असंतोष को कम करने के लिए कर में छूट की, फिर तीसरा कार्य क्या था, उस टाइम इन्होंने कृषि को भी बढ़ावा दिया, कृषि को भी प्रोत्साहन दिया। तो ये तो इनका तीसरा कार्य था। अब हम आगे चलते हैं। फिर इनके इतने ही शासनकाल में फिर इसके बाद क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद तुगलक वंश का यानी तुगलक काल का जो नेक्स्ट शासक होते हैं वो कौन होते हैं, अब हम उस पर चलते हैं। इनका कार्यकाल तो बस इतना ही रहा, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ हमें देखते हैं कि तुगलक काल के जो दूसरे शासक होते हैं, अब इनका तो काल का बस इतना ही रहा, ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे शासक पर। ठीक है, यानी कि दूसरे शासक जो थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनका जो शासनकाल रहा ये 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। ठीक दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो यहाँ पे तुगलक काल की जो प्रारंभ होती है, यानी उसके संस्थापक माने जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासनकाल आपने देखा कि 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक। फिर हम लोगों ने इनके कार्यों को भी पढ़ा। इन्होंने जब गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जलाउद्दीन खिलजी की जो नीति, उन्होंने कठोरता की नीति अपनाई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुगलक काल में उदारता की नीति को अपनाया और सबसे पहले इनका दूसरा कार्य ये था नीति परिवर्तन। फिर दूसरे कार्य में इन्होंने क्या किया, दूसरा कार्य ये था कि प्रजा को असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया। फिर तीसरा कार्य क्या किया इन्होंने, तीसरा कार्य इनका ये था कि इन्होंने कृषि को भी बढ़ावा दिया। उस इतना कार्य करते करते तो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो तुगलक काल के नेक्स्ट शासक होते हैं, इनके बाद इनका होता है पुत्र। यहाँ पे ये समझिए मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गयासुद्दीन तुगलक का ही क्या था, ये पुत्र था। भाई आप लोग जानते हो कि हिस्ट्री में क्या होता है, वंशानुगत का शासन उस टाइम चल रहा था, तो सेम वही चल रहा था यहाँ पे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद क्या होता है, पुत्र उनका बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे एक बात और आती है कि अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन आप यहाँ ये समझिए कि तुगलक काल के जो दूसरे शासक थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, यानी कि गयासुद्दीन का पुत्र ही था। और इसका जो शासनकाल रहा ये था 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आप ये समझिए। अब हम आगे चलते हैं, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र ही, यानी कि जौना खां। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पॉइंट और पकड़ना है, क्या जौना खां का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्हीं का नाम था जौना खां मोहम्मद। इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में, यानी 1325 में इन्हें या ये वाली उपाधि दी गई थी। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक की, यानी कि 1325 ईस्वी में इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान बना दिया गया था, इन्हें इसकी उपाधि दे दी गई थी। फिर उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है जौना खां। तो ये जौना खां किसका नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि जौना खां यानी कि इन्हीं का नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, जौना खां का जब नाम यहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है, इनका जिक्र हो रहा है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि
जौना खा यानी कि जो आपका जौनपुर का नाम है, ठीक है, जौनपुर का नाम किस सल्तनत यानी कि किस तुगलक काल के शासक पर रखा गया था? वो कौन से तुगलक काल के ऐसे शासक थे जिनके नाम पर जौनपुर का नाम रखा गया था? तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया भी है, और जैसे कि ऑडियंस का प्रश्न भी आया था इस क्वेश्चन के प्रति, तो मैंने बताया था उन्हें कि यही थे, यानी कि तुगलक काल के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खा, और इन्हीं के नाम पर ही आपके जौनपुर का नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्लियर हुआ। हम आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र ही यानी जौना खा क्या होता है, गद्दी संभालता है के नाम से इन्हें 1325 ईस्वी में इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दे दी जाती है, सुल्तान बन जाते हैं। फिर इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान भी माना जाता है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी आता है कि एक लोग ने तो आपने ये देखा यहाँ पे जौनपुर का नाम आया, फिर यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना। फिर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, क्या दूसरा पॉइंट ये कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान। ठीक है दोस्तों, सुल्तान, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान किसे माना जाता है, तो इन्हीं को माना जाता है, जौना खा को, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। पहला जो मैंने आपको बताया जौनपुर, यानी कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जौनपुर का नाम वो तुगलक काल के कौन से ऐसे शासक थे जिनके नाम पर रखा गया, तो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, जौना खा के नाम पर रखा गया, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, यानी कि इनके बचपन का नाम था जौना खा। ये तो पहली पॉइंट थी। फिर दूसरी पॉइंट ये है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वो वहाँ के सबसे विद्वान सुल्तान माने जाते हैं, तो इन्हीं का नाम आना चाहिए जौना खा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, एक बात यहाँ पे और आती है, मोहम्मद बिन सबसे विद्वान सुल्तान तो माने जाते हैं, ये तो क्लियर हुआ। फिर अब इसमें एक पॉइंट्स ये आ जाती है कि आप लोगों ने इब्न बतूता का नाम सुना होगा। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे नाम आया है इब्न बतूता। ठीक है, समझिए, यहाँ पे इब्न बतूता का नाम भी आया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है आपको कि इन्हीं के शासन काल में इब्न बतूता क्या किया था, इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, ये भी पॉइंट आप याद रख लो। मोरक्को। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मोरक्को, यहाँ पे भूलना मत। इब्न बतूता भी इन्हीं के यानी कि जौना खा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। ये मोरक्को का रहने वाला था। कौन, इब्न बतूता। यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है दोस्तों कि इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है, यानी कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रिहला। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, किसकी, इब्न बतूता की एक पुस्तक है रिहला करके, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। और एक बात ये भी आ जाती है कि रिहला पुस्तक में किन बातों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिहला पुस्तक जो है इसमें भारत यात्रा का वर्णन किया गया है, यानी कि जिस टाइम इब्न बतूता यानी कि मोरक्को का रहने वाला था, और वो मोरक्को से यानी कि जिस टाइम वो भारत आ रहा था, जिस टाइम वो भारत आ रहा था उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने भारत यात्रा का वर्णन किया है, किसमें, अपनी रिहला पुस्तक में। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप मुझे बताइए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो जौना खा के शासनकाल में भारत आया था, जिसे कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आती है, जैसे आपको मान लो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, और फिर एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिया जाए, फिर आपको हाँ 4 पुस्तक के नाम दे दिया जाए, फिर यदि आपको जब पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे पकड़ोगे कि हाँ इब्बन बतूता का ये पुस्तक है। तो आपको वहाँ उनकी पुस्तकों को भी याद रखना है। इब्बन भाई जब यहाँ पे इब्बन बतूता का जिक्र किया जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो इनका जिक्र किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इब्बर बतूता का कहाँ का रहने वाला था। बस इतना याद रखिए कि मोरक्को का रहने वाला था और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो जौना खां के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इन्हीं का बचपन का नाम था जौना खां। फिर आपको ये याद रखना है कि रेहला करके एक पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक इब्बर बतूता की है। फिर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि रेहला पुस्तक में किन बातों का जिक्र किया गया है, तो भारत यात्रा यानी कि भारत की यात्रा का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। यानी कि जिस टाइम इब्बर बतूता यात्रा कर रहा था उस टाइम उन्होंने उस सारे चीज़ जो देखे थे उन्हीं सब चीज़ों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है, जिक्र किया है, अंकित किया है उन सभी बातों को। तो इतना तो क्लियर हुआ दोस्तों। अब कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए, यदि होती भी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। अब मैं आगे चलती हूँ। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं भी रहीं, यानी कि ये अपने शासनकाल में कार्य तो किए, अब इनकी क्या योजनाएं थी जो सफल नहीं हो पाई, ठीक है, जो सफल नहीं हो पाए दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग नेक्स्ट ये पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी क्या योजनाएं, ठीक, इनकी हम लोग पढ़ेंगे योजनाएं, आपको यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो पढ़ा डिटेल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इनकी योजनाएं क्या रही जो असफल हो गई। इन्होंने जितने भी प्रकार की योजनाएं चलाई वो क्या हो गई, वो असफल हो गई। क्यों असफल हो गई, तो कुछ कारण रहा होगा। तो हम लोग इस कारण को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मैंने जो समझाया, जो पढ़ाया, जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो आप लोग उसे नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उन्हें पुनः बता देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।